हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बताए थे। उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सबसे पहले उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी इसका यूज़ कभी कभी मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी इसका उपयोग होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ओके, अब हम देख लेते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहलाता है। तो जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, यह इसके यूज़र इसको स्वयं उपयोग करने की बजाय अपने जितने भी कार्य हुआ करते थे उनको पंच कार्ड में, उनके जितने भी कार्य होते थे या जो भी वो काम करते थे उसको वो कहाँ डाल देते थे? एक पंच कार्ड में डाल देते थे। ऐसा पंच कार्ड होता था जिसमें होल बने हुए होते थे, ये पंच कार्ड कहलाता था। तो इस पंच कार्ड में डाल देते थे और पंच कार्ड में डालकर इन सभी यूज़र को ऑपरेटर को दे देते थे। एक ऑपरेटर हुआ करता था, तो इसको ऑपरेटर को दे दिया करता। ऑपरेटर ये पंच कार्ड जो भी इसमें कार्य डला रहता था, जो भी जॉब डली रहती थी, जो भी काम रहता था उसको चला देता था। तो ये सभी जॉब का एक समूह बना लेता था। ऐसा नहीं करता था कि एक कार्य या फिर इसको डाल दिया। तो ऑपरेटर क्या करता था? रखता जाता था, सभी जितने भी यूज़र आते थे उनके सारे कार्यों को एकत्रित करके रखता जाता था, यानी सारे जॉब्स का एक समूह बना लेता था। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये बैच बना देता था, फिर उसको एक बार में चला देता था। ओके, तो तब सामान्यतः क्या होता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है। इनका उपयोग अब बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु कुछ ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये हम आपको बता दें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सीरियल, ओके, सीक्वेंशियल, ओके, ऑफलाइन, क्योंकि यह कार्य ऑपरेटर के पास ऑफलाइन ही जाते थे, इसलिए ऑफलाइन भी इसको कहा जाता है। तो इतने सारे नामों से बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को पहचाना जाता है। इसमें होता क्या था? ये बहुत अधिक समय लेता था। इसकी सबसे बड़ी हानि ये थी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अधिक समय लग जाता था। कुछ स्थितियों में तो डेटा की जो बैचेस को थे उसको व्यवस्थित करने के दौरान ही मतलब हमारे कुछ जॉब नष्ट हो जाते थे। तो ये इसकी बहुत बड़ी हानि थी। और ये होता था कि इस सिस्टम से कंप्यूटर की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, परंतु बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है उसमें प्रत्येक स्तर पर जॉब को इंतजार करना पड़ता है और इस तरह उसका टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ जाता और इसकी शेड्यूलिंग करना भी कठिन रहता था बैच प्रोसेसिंग की। तो ये सारी हानियां बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में रहती थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ओके फ्रेंड्स, टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि नेटवर्क में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है? तो टाइम शेयरिंग। इसके माध्यम से क्या होता है कि विभिन्न यूजर, जितने भी यूजर होते हैं वो एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिससे यूजर को सॉफ्टवेयर उपयोग करने हेतु कितनी परमिशन है यह पता चल जाता है, क्योंकि तो उनको टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। और अच्छे से यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम स्लाइस दे दी जाती थी, यानी कि बहुत से यूज़र एक साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो कंप्यूटर सिस्टम में
इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें कंप्यूटर जितने भी यूज़र होते थे उसको बहुत कम या शॉर्ट टाइम स्लाइस उपलब्ध कराता था। मतलब इसमें टाइम स्लाइस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, अब टाइम स्लाइस जो था इतना कम होता है कि समस्त कंप्यूटर यूज़र इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि उनकी जॉब ही क्रियान्वित हो रही है। मतलब इस तरह उनको लगता था कि उनकी जॉब अभी चल रही है। अब इसकी कुछ हानियाँ भी थी। ये हानियाँ इसकी थी कि इसमें जो सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। और एग्जीक्यूशन के लिए इसमें CPU शेड्यूलिंग अनिवार्य था, डिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ें टाइम शेयरिंग में ज़रूरी होती गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करवाए जाते। मल्टी मीन्स एक से अधिक, टास्क मतलब कार्य, तो जिसमें एक से अधिक कार्य करवाए जाएं। एक से अधिक टास्क मीन्स कार्य, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है, जिसे CPU शेड्यूलिंग कहते हैं। यह कार्य इतना अधिक तेजी से होता है कि यूजर को सभी कार्य एक साथ ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका लाभ यह है कि CPU के खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है। मतलब जितने समय CPU खाली रहता है उतने समय उसको दूसरा कार्य दे दिया जाता है, तो इसमें समय की बहुत बचत हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग का यह एक लाभ है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसको डेटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, मीन्स इसमें को डेटा प्रोसेसिंग के रूप में भी जाना जाता है। इनमें किसी भी इवेंट हो, कार्य हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है, जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब यदि कोई काम करना है तो उसके पहले उसको एक समय दे दिया जाता है, उसका एक समय होता है जिसको रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। अब ये प्राथमिक रूप से प्रोसेस कंट्रोल और टेलीकम्युनिकेशन में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जैसे रिसर्च वगैरह है, रिसर्च, ओके, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम जो होते हैं, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ किया जा रहा है बहुत, और सबसे ज़्यादा रोबोट्स में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, ये सारे इसके मतलब कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है वो है, और हवाई यातायात में भी इसका यूज़ किया जाता है। और मतलब हवाई यातायात में जो नियंत्रण सिस्टम रहता है, कंट्रोल सिस्टम रहता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं रियल टाइम, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। एक हार्ड और एक सॉफ्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होता है ये किसी संवेदनशील कार्य को निश्चित समय में पूरा करने की गारंटी देता है। इनमें द्वितीयक मेमोरी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नहीं होती। ओके, और जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो होता है ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में थोड़ा कम पाबंद होता है, पर ये संवेदनशील कार्यों को अन्य सभी कार्यों से अधिक वरीयता देते हैं। मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी आदि कार्यों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर, जिसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं हम, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो देख लेते हैं हम। मल्टी प्रोसेसिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, उन जगहों पर उपयोग किया जाता है इसका जहाँ पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए होते हैं। अभी जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक CPU लगा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक जिस सिस्टम में CPU लगे रहते हैं उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले। एक से अधिक प्रोसेसर इस्तेमाल करने की तकनीक को ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ आया आप लोगों को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस तरीके से इसमें बहुत सारे CPU लगे होते हैं। अब ये होता है कि इसमें एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूशन किया जाता है। ओके, अब इसका लाभ ये होता है कि CPU के अलावा जो ये कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी डिवाइसेस से भी अधिक कार्य लेने की सुविधा देता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे पैसे की बचत हो जाती है। पैसे जो है हमारे वो उसकी बचत हो जाती है। लेकिन इससे हानियां नहीं, इनको हम सीमाएं बोल सकते हैं कि ये बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि एक प्रोसेसर को इस सिस्टम में लगाना बहुत कॉस्टली होता है। फिर इसमें जितने भी प्रोसेसर लगे होते हैं तो उनका मैनेजमेंट करना और CPU के कारण ये बहुत महंगा हो जाता है। और इसमें ये भी होता है कि इसमें जो मेन मेमोरी होती है उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि CPU सबसे ज़्यादा जो भी डेटा उठाता है वो मेन मेमोरी से उठाता है, तो उसमें मेन मेमोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसकी एक प्रकार से इसका हानियाँ तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रकार से इसकी ये सीमाएँ हैं। ओके, सो नेक्स्ट भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताए थे। तो नेक्स्ट आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि जो एम्बेडेड सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस में ही उपस्थित रहते हैं। ये रोम में ही उपस्थित रहते हैं, मतलब जो हमारी रोम होती है उसमें ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग घरेलू उपयोग वाले जैसे उपकरण आप लोगों ने देखा होगा, ओवन जो हमारा होता है, ओवन, वॉशिंग मशीन जो हमारी होती है, वॉशिंग मशीन, ओके, कार मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, कार मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी जगह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मैं आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ बता रही हूँ जितना कि इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा तो बहुत डिटेल है पढ़ने के लिए, बहुत सारा हम सिलेबस इसका कवर कर सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट हमने आप लोगों को बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये जो है ये कई सारे प्रोसेसरों का उपयोग करके विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं इनमें मतलब बहुत सारे तो CPU लगे रहते हैं, प्रोसेसर बहुत सारे लगे होते हैं, यानी कि मैनी प्रोसेसर्स होते हैं इसमें। ओके, और इनका उपयोग करके ये बहुत सारे एप्लीकेशंस को चलाते हैं। और इन एप्लीकेशनों सॉफ्टवेयरों का उपयोग कई सारे यूज़र करते हैं, यानी बहुत सारे जो यूज़र हैं इनका उपयोग करते हैं। इन्हें लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा इसका दूसरा नाम लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका लाभ भी है, इसका लाभ यह है कि
यूजर को बहुत सारे रिसोर्सेज उपयोग करने हेतु मिल जाते हैं। यूजर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं एवं अगर सिस्टम बिगड़ जाता है तो अन्य सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यहाँ पर हमें लाभ देखने को मिल जाता है। ओके, अब जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने आप लोगों को बताया इसको लूजली कपल्ड कहा जाता है। इसके लाभ भी बता दीजिए। इसमें रिसोर्स शेयरिंग होती है और जो कम्युनिकेशनल गति स्पीड जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात कि ये रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ओके, और इसमें इसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काम करता है। अब मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बताया था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा होगा कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नेटवर्क को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, नेटवर्क को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनमें भी कई सारे यूजर्स हो सकते हैं, परंतु सभी यूजर अपने अपने पीसी पर कार्यरत होते हैं। यानी जितने भी इसमें यूजर होते हैं वो सबके पास अपना अपना पीसी होता है और उस पर कार्य करते हुए एक नेटवर्क में जुड़े रहते हैं ये। ओके, इसमें क्लाइंट तथा सर्वर का होते हैं, मतलब एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। मतलब क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है ये। ओके, जो कंप्यूटर कोई सेवा या कोई फाइल मांगते हैं तो उसको क्लाइंट कहा जाता है, और जो कंप्यूटर इस सेवा या फाइल की पूर्ति करते हैं उन्हें सर्वर कहा जाता है। तो इस तरीके से एक क्लाइंट सिस्टम होता है, एक सर्वर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विंडोज एक्सपी हुआ, यूनिक्स हुआ, लाइनेक्स हुआ, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये नेटवेयर हुआ, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। तो इस तरीके से हमारा ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।